गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। पिछले वीडियो में हमने किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर से। हमने क्या किया था, फॉर कोई भी रिएक्शन अगर ली थी फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की, तो उसमें हमने क्या किया था, पहले एक इक्वेशन लेके चले थे। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी मैं पहले कोई रिएक्शन का एग्जांपल लूंगी जो कि फर्स्ट ऑर्डर है। मान लो कोई रिएक्शन है, ए प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे ये, तो हमें कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर है? अगर इसका रेट ला इक्वेशन ये होगी, यानी ए की जो वैल्यू होगी कंसेंट्रेशन ए की पावर 1 होगी, या फिर ये भी हो सकता है 2 एक प्रोडक्ट्स बन रहे हो, इससे ये बन रहे हो, लेकिन रेट इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही हो? ओनली एक ए पे ही डिपेंड कर रही हो। तो रिएक्शन जरूरी नहीं है एक ही होना चाहिए। मैं आपको रेट लाइक्स इक्वेशन में बता चुकी हूँ कि एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन को देखते आप नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये बात मैं बार बार हर लेक्चर में आपको बता रही हूँ। अगर ये रिएक्शन हो, मान लो जरूरी नहीं है एक ही प्रोडक्टेंट हो, ये हो, या तो रिएक्टेंट ए पे डिपेंड करता हो रेट, या बी पे रिएक्टेंट पे डिपेंड करता हो, तब भी ये रिएक्शन कैसी होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम जो रेट एक्सप्रेशंस करेंगे सिंपल केस के लिए करेंगे जब ए प्रोडक्ट पे डिपेंड करता हो या फिर बी पे करता हो। हमें पता है एक पे तो करेगा ही। मान लो मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, लेट कर ली, एक रिएक्शन है, ए गिव्स अस प्रोडक्ट, उसकी रेट इक्वेशन आपको पता ही है ये होगी, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। जब मैंने क्या ही दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अंडरस्टूड है। अब मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में लेके क्या चलती हूँ, ए है, और जब प्रोडक्ट बने ही नहीं तो क्या होगी? 0। अब मान लिया कि मैंने एट टाइम t इक्वल टू टी टाइम पे कुछ ले लिया, इसमें मान लेती हूँ ए में से कुछ एक्स मोल्स क्या हो गए? डीकम्पोज्ड हो गए। अगर ए में से एक्स मोल डीकम्पोज्ड हो गए तो बचे कितने? टोटल प्रोडक्ट कैसा बना? ए माइनस एक्स। ये हम लेके चलेंगे, ये मान के चलेंगे कि मान लिया ए में से कुछ एक्स मोल डिकम्पोज्ड हो गए, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा मीन्स किस तरह की जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करती है? मैंने क्या बताया था? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय में टाइम। या फिर क्या कह सकती हूँ मैं, मान लो कोई भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितनी डीकम्पोज हो रही है? एक्स, डी एक्स बाई डी टी। ये तो हम पहले करते ही आ रहे हैं। और साथ में किस पे डिपेंड करेगी? आर की वैल्यू ए माइनस एक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी, यानी रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए माइनस एक्स पे भी डिपेंड करेगा कि डीकम्पोज होने के बाद प्रोडक्ट कितने बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो यही हमारा मेन पॉइंट है कि अगर मैं कह लूँ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स बाई डी टी है, और इधर से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स पे है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए माइनस एक्स के, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ टी आएगा, प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा ए माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेटेड। क्यों? क्योंकि पिछले मैं लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी डी एक्स, एक्स एक्स वालों को एक तरफ, ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग किया। अब एक इंटीग्रेटिंग का रूल मैंने कल बताया था और एक आज मैं बता रही हूँ। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, वो रेसिप्रोकल है, 1/x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना है, तो इसका आंसर होगा log x। अगर कोई फंक्शन 1/y है, dy है, तो क्या होगा? log y। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में अगर हो रहा है उसी का अगर रेसिप्रोकल है तो हम क्या करेंगे, उसके आगे नेचुरल log लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/a माइनस एक्स, एथ माइनस को तो क्या है? कॉन्स्टेंट है। इसको अगर इसकी जगह ये भी हो सकता था 2 माइनस एक्स, तो भी इसका आंसर क्या होता? log 2 माइनस एक्स। क्लियर हो रही है ये बात? मीन्स कॉन्स्टेंट अगर वैल्यू आ जाए तो उसके साथ log लग जाता है। 1 कोई भी नंबर है, अगर कोई भी फंक्शन है तो उसके साथ log लग जाता है। अब 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या आएगा? log a माइनस एक्स आएगा। और साथ में क्या होता है, ये बात इसके इसमें मैं पहले आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। ये 1/x का जैसे मैंने बता दिया, अगर होता 1/2 माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर आता log 2 माइनस एक्स एज इट इज,
साथ में इनटू में क्या लगता है, इस फंक्शन का डेरिवेशन। ये रूल होता है इंटीग्रेशन का। इस फंक्शन का डेरिवेशन करोगे, 2 का डेरिवेशन, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, माइनस एक्स का डेरिवेशन कर रही हूँ। डेरिवेशन मीन्स क्या होता है, एक पावर घटती होती है। डेरिवेशन करोगे तो इसका -1 आ जाएगा। एक्स का करोगे, माइनस एक्स का करोगे तो 1 आएगा। तो ये आपने +1 में मैथ्स के स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका आंसर -log2 - x आएगा। और जिसको नहीं आया, जो मेडिकल्स के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अच्छे से समझ लो। इसका इंटीग्रेशन करके मेरे पास आंसर आएगा -log नेचुरल log a - x। ए क्या है, कांस्टेंट, उसका डेरिवेशन 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 है, इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया। इक्वल टू के, अभी बताया था कल के कांस्टेंट लिया था, डी यानी 1 का टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो के टी इंटीग्रेशन करते हुए एक कांस्टेंट लग जाता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, -log a - x इक्वल टू के टी प्लस आई। ये इक्वेशन मुझे रिसीव्ड हुई है आफ्टर इंटीग्रेटिंग। इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ, मीन्स ये मुझे मिली है। फिर से वही जैसे हमने कल किया था, एट टाइम मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे, वहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 0 की थी। आज डीकम्पोज वाली x इक्वल टू 0 लेके चलती हूँ। अगर मैं x इक्वल टू 0 करती हूँ तो इक्वेशन बनेगी -log a - 0 इक्वल टू के टी टाइम 0 प्लस में i, -log a इक्वल टू के इंटू 0 यानी i की वैल्यू आ गई ये। पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बहुत डिटेल आपको नहीं बता रही क्योंकि कल यही काम मैंने किया था। -log a, तो क्या आ जाएगी, के टी की वैल्यू सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव log a -log a - x इसकी वैल्यू आ जाएगी। या कह लो के टी इक्वल टू log m - n, फॉर्मूला होता है log m -log n का फॉर्मूला होता है log m/n, a/a - x आ जाएगा। और ये बात आपको पता होगी, नेचुरल लॉग से सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 2.303 मल्टीप्लाई log a/a - x। के की वैल्यू क्या होगी, 2.303, टी नीचे ले आई, log a/a - x। तो ये है हमारा रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कल 0 ऑर्डर के लिए किया था, आज फर्स्ट के लिए। ये आपको मैंने बार बार बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ। इसके फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए, इसका डेरिवेशन भी आ जाता है। तो इसकी आप वीडियो में से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट्स बनाओ अपनी नोटबुक में। इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर चांसेस ही फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, हालांकि 0 पे भी आ सकता है, बट फर्स्ट पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, हो सकता है इस इक्वेशन की ये फॉर्म भी लिख सकते हो आप। देखो मैंने क्या माना था, 2.30 t, log a क्या होती है, फाइनल कंसंट्रेशन है, a लिखते हैं। और ये क्या थी, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी a नोट। स्टार्टिंग में लेके चली थी ना, जब मैंने इक्वेशन कराई थी कि स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन a है, बाद में डीकम्पोज होने के बाद a - x हो जाएगी, जिसमें से x जब डीकम्पोज हो जाते हैं। तो a क्या है, इनिशियल, a - x क्या है, फाइनल। इनिशियल को हम किससे लेते हैं, a नोट से। तो फॉर्मूले में a नोट बाय a भी लिख सकते हो, या a नोट का मतलब क्या होगा, a भी होगा, और a का मतलब a - x भी लिख सकते हो। तो आपको किसी भी फॉर्म में आप इस इक्वेशन को यूज़ करके इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्रैम कर लो फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, इसका न्यूमेरिकल पूछ लेगा, कुछ भी आ जाएगा। अगर मैं इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको बताऊं तो कई बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पूछ लेता है रेट कांस्टेंट की इक्वेशन, जो होता है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी। देखो के टी इक्वल टू, मैंने अभी बनाया कि के टी की वैल्यू नेचुरल लॉग से बना रही हूँ मैं, ये बनाया था a नोट बाय में a। के टी इक्वल टू, जब मैंने ये किया था नेचुरल लॉग से दूसरा लॉग कन्वर्ट नहीं किया था, ये बनाया था। अगर मैं क्या कहूँ, इस के टी को हम a नोट बाय a को लॉग को दूसरी तरफ ले जाऊँ, ये बात ध्यान रखना, लॉग को जब दूसरी साइड लेके चलते हैं तो वो क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल, जिसको e कहते हैं, और ये इसकी पावर में आ जाता है। देखो ये कन्वर्जन है, मैथ्स के कुछ रूल्स हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई, तो आपको ये बड़े इजीली आ जाने चाहिए। लॉग जब दूसरी तरफ से जाता है, हाँ मैंने ये भी बताया था एक एंटी लॉग होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में जब कन्वर्ट होता है तो ई की पावर में चला जाता है के टी,
तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर के टी। या ये फॉर्म भी लिख सकती हूँ, अगर ए ऊपर लिखना है ए नोट नीचे लिखो तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ई की पावर माइनस के टी हो जाएगी। और मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ ए इक्वल टू उधर जाएगा ई नोट ई की पावर माइनस के टी। तो कोई भी फॉर्म आप बता सकते हो एक्सपोनेंशियल, सिर्फ लॉग को मैंने दूसरी तरफ ले जाया है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं कह दूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मान लो यहाँ तो टाइम t1 था, कई बार क्या आता है 2 टाइम पे रिएक्शन हो जाती है, t1 t2 2 पे हो जाती है, तो उसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, t.3 k इक्वल टू 2.303 बाय टी की जगह आ जाएगा t2 माइनस t1। यहाँ t था log, वहाँ क्या था a नोट बाय a, यहाँ log a1 बाय में a2, क्योंकि अगर टाइम 2 है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी 2। इसका आपने क्या करना है, ओनली फॉर्मूला लर्न करना है। बहुत रेयर आता है इस पे, 2 तरह के जो टाइम पे बहुत कम आता है क्वेश्चन, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है पिछले फॉर्मूले पे, यानी जब आपको सिंगल दिया हुआ आता है टाइम, इस इक्वेशन पे ज़्यादा आते हैं। तो आपने बड़े अच्छे से इसको करना है। कुछ ऐसे फॉर्मूले भी हैं जिनके डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता रही हूँ, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी और ये हो गया फॉर्मूला, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का करना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ उसका, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ग्राफ प्लॉट मैं करूँगी इसी इक्वेशन से, जैसे मैंने आपको बताई थी अभी के टी इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, के टी इक्वल टू 2.303 लोग अभी बताई थी ना ए नोट बाय ए। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करूँगी, ग्राफ प्लॉट करूँगी, इसीलिए मैंने इक्वेशन दोबारा लिख लिया। के टी अगर ये है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ के बाय कॉन्स्टेंट को अलग, टी इस तरफ रहने दो, लोग ए नोट बाय में ए। क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ? अच्छे से फोकस करो इसको, सिर्फ 2.303 को इधर ले ली। अब मैं क्या करूँ इसको, लोग ए नोट बाय ए को क्या लिख सकते हो, 2.303 टी लोग ए नोट माइनस लोग ए। ये मैं ब्रैकेट साइन क्यों लगा रही हूँ, कंसंट्रेशन के लिए, हर जगह लगानी है, कहीं स्किप हो गई है तो आप ध्यान से देख लिए, ये कंसंट्रेशन है इसलिए। अगर मैं इससे लोग ए की वैल्यू निकालती हूँ, लोग ए की वैल्यू क्या होगी, लोग ए इधर जाएगा प्लस होगा, ये उधर जाके माइनस, इक्वेशन बन जाएगी मेरी ये टी प्लस लोग ए नॉट। ये क्लियर होगी। मैंने इक्वेशन बना ली, क्यों बनाई, मैंने इसको कंपेयर किया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ये y इंटरसेप्ट है, ये कांस्टेंट है, कोई भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ये t टाइम क्या है मेरा वेरिएबल है, x एक्सिस पे होगा, m स्लोप है, ये क्या होगा कांस्टेंट हो गया स्लोप। तो अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने मैथ्स में पढ़ी है, तो इसका ग्राफ भी कैसा होगा, y वर्सेज x, y एक्सिस पे क्या है log a और x एक्सिस पे क्या है टाइम। तो इसके वर्सेस अगर मैं बनाऊंगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मुझे पता है स्ट्रेट आएगी, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, तो इक्वेशन की जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड। इस पे स्लोप आप क्या लिखोगे, स्लोप की वैल्यू होगी माइनस के बाय 2.303। तो इसको मैंने इस इक्वेशन से कंपेयर करके आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा दिया। कई बार पूछ लेता है ड्रा द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लोगे वर्सेस टी के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ये आप ग्राफ भी कर सकते हो। जो ये ग्राफ बनाया है, जिस मेथड से बनाया है, उस मेथड का नाम होता है ग्राफिकल मेथड। तो आपको क्या देता है, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, मतलब इक्वेशन को ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय कंपेयरिंग विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये हमने जो यूज़ किया है, ग्राफिकल मेथड यूज़ किया है। इसको मैं दूसरी तरीके से भी ग्राफ बना सकती हूँ, देखो कैसे। इसी इक्वेशन को ही करूँगी, लोग ए बाय ए नोट कर दूँ, मॉडिफाई कर दूँ, लोग ए बाय में लोग इस ए नोट, इसको इधर ले जाती हूँ, क्या हो जाएगा, लोग ए नोट बाय में लोग ए, तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके, के बाय 2.303। अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, वाई एक्सिस पे ये, और ये क्या हो गया, एक फंक्शन ये तो कांस्टेंट ही रह गया। तो अब ग्राफ बनेगा लोग ए नोट बाय ए के बीच में वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा, कांस्टेंट 0 होगा। स्ट्रेट लाइन ही है, ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन ग्राफ इस बार स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, k बाय 2.303। तो स्लोप नेगेटिव है, अगर कांस्टेंट वैल्यू कुछ है तो ग्राफ ऐसा आएगा, और अगर कांस्टेंट ही c क्या है 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ओरिजिन से पास होगा और ग्राफ पॉजिटिव है
तो अपवार्ड की तरफ कर्व जाएगी। ये थे हमारे दो ग्राफ, बड़े ही इजी हैं, कुछ भी नहीं है। उस इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर दिया। उसके बाद जो आता है, जैसे हमने कल किया था रेट कांस्टेंट के बाद हाफ लाइफ निकालना, अब हम करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। याद रखना है कौन से ऑर्डर के लिए है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इक्वेशन वही यूज़ करेंगे जैसे कल की थी, हमने ये इक्वेशन यूज़ की थी, a बाई ए माइनस एक्स डिराइव की। जब टाइम निकालना है तो t को इधर करो, k को नीचे करेंगे, log a बाई ए माइनस एक्स। अब याद है आपको मैंने हाफ लाइफ के लिए रूल बताया था, टाइम को क्या पुट कर दो, t हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दो, या फाइनल कंसंट्रेशन को इनिशियल का हाफ कर दो। यहाँ पे फाइनल क्या है जो डीकम्पोज हो रहा है, x को क्या पुट कर दो, a बाई 2। सिर्फ यही पुट करना है, आपकी हाफ लाइफ आ जाएगी। जैसे कल किया था हमने, याद है आपको, a नोट बाई ए वैल्यू आई थी, वहाँ पर हमने क्या किया था, सिर्फ हाफ कर दी थी कंसंट्रेशन। रिमाइंड करो पिछली वीडियो में मैंने कल यही किया था। जब मैंने हाफ लाइफ निकाला था, मैंने क्या कर दिया था, a को a नोट बाय में 2 कर दिया था, फाइनल को इनिशियल का हाफ। यहाँ पे फाइनल x की वजह से बना, तो उसको मैंने इनिशियल क्या है यहाँ पे a का हाफ कर दिया। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर दिस, t हाफ 2.303 बाई k log a बाय a माइनस एक्स की जगह पुट करूँगी a बाय 2। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2.303 बाय k log क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, ये 2a से a कैंसिल, log 2 बचेगा। सॉल्व करके देखो इसको, a बाय 2a माइनस a बाय 2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2a माइनस a आ जाएगा, a कैंसिल 2। सॉल्व करके देखना। और हमें पता है, या तो ये लिख लो या log 2 की वैल्यू पुट कर दो। log 2 की वैल्यू क्या होती है बताओ, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, राइट। और इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपको ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सीधा याद कर लो, 0.693 बाय में k है, ये आ गया हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? यही था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करना है, इसका फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट था एस के का, और यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम का। एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही फॉर गैसियस फेज। अगर इक्वेशन क्या होती है गैस फेज में, आपने +1 में एक बात पढ़ी थी कि जब कोई इक्वेशन गैस फेज में आती है तो उसकी कंसंट्रेशन की बजाय उसका प्रेशर लेते हो। मान लो कोई इक्वेशन है, मैंने कंसीडर कर ली गैसियस फेज में, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इस केस में प्रेशर लोगे इसका। मान लेती हूँ, मेथड वही अप्लाई करती हूँ। इनिशियल प्रेशर क्या लूँ मैंने, पी नोट। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, टाइम t = 0 पे, तब क्या होगा, प्रोडक्ट बने ही नहीं। अब प्रेशर आफ्टर टाइम t के ऊपर प्रेशर क्या होगा, मान लेते हैं कुछ, जैसे उसमें x डिकम्पोज हुए थे, मान लेते हैं स्मॉल p डिकम्पोज हो गया, यहाँ बना p, यहाँ बना p। इसको डेरिवेशन इस तरह से करना है इसका, मतलब गैसियस फॉर्म में आ जाए। इन दोनों को टोटल करो, +1 में ये आपने सीखा था, पीटी टोटल प्रेशर अगर मैं कह रही हूँ तो क्या होगा इन सबका सम, पी नोट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, ये कैंसिल, पीटी की वैल्यू आएगी पी नोट प्लस पी। क्या मैं इससे स्मॉल पी निकाल सकती हूँ, पीटी माइनस पी नोट करके स्मॉल पी की वैल्यू, क्यों, इसको मैं यूज़ करूँगी। कैसे, अब देखो मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू आई मेरी स्मॉल पी की वैल्यू आ गई, और ये मैंने कहा था आफ्टर टाइम टी पे प्रेशर है, यानी जो प्रेशर है आफ्टर टाइम टी पे जब प्रेशर है वो पी ए प्रेशर मैं मान के चलती हूँ, वो कितना था, पी नोट माइनस पी था, राइट, जैसे ए माइनस एक्स था। अगर मैं इसमें ये स्मॉल पी की वैल्यू पुट कर दूँ, पी नोट माइनस क्या है, पी टी माइनस पी नोट, तो क्या आएगा, पी नोट से पी नोट, सॉरी पी नोट माइनस पी टी माइनस माइनस प्लस पी नोट, कैंसिल नहीं होगा, 2 पी नोट बन जाएगा माइनस पी टी। सिर्फ कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट किया, अच्छे से देखो इसको, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से समझ आ जाएगा। पी आफ्टर टाइम टी मैंने निकाल दिया, मतलब पी आफ्टर टाइम पी टी निकाला मैंने इतना। वो इक्वेशन क्या थी, 2.30 टी बाय लॉग ए बाय ए माइनस एक्स थी।
तो प्रेशर की फॉर्म में इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसी की नकल कर रही हूँ मैं। इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर पी नॉट, ये फाइनल कंसंट्रेशन की जगह आफ्टर टाइम टी पे जो प्रेशर आया मेरा क्या आया, 2p0 माइनस पी टी। इसीलिए मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। इसका डेरिवेशन नहीं आता, आपको आना चाहिए समझ, सिर्फ इसलिए मैंने कराया। ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो कि प्रेशर के केस में हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ये इसी की नकल है। देखो ये इनिशियल है, ये आफ्टर डीकम्पोजिशन है, ये मैंने डिराइव करके दिखा दिया। आफ्टर टाइम टी के बाद इस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ये डिराइव हुई, तो P0 बाय ये बन गया। तो ये फॉर्मूला था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर से मिलती जुलती है। उसके लिए गैसियस फेस में यानी प्रेशर की फॉर्म में, अगर न्यूमेरिकल में प्रेशर की फॉर्म में दे रखा हो तो आप इस तरह से लिख लोगे। अब मैंने लास्ट इसी में आता है एक हाफ लाइफ पीरियड। अब हमें नहीं पता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है, मैंने आपको जीरो ऑर्डर बता दिया, फर्स्ट बता दिया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कैसा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड थर्ड कोई भी ऑर्डर हो सकता है। उस टाइम पे यानी हाफ लाइफ T1/n होगी, उसका जनरल फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता लगाओगे। उस टाइम पे आप एक जनरल फॉर्मूला याद करो, 2.303 की इसी से रिलेट कर रही हूँ। देखो टी को इधर लेगी, के को इधर, log n/n - 1। ये अगर जनरल कोई भी ऑर्डर दे दे उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी जनरल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ ए रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर टू कंप्लीट। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पर मैं हाफ लाइफ ये नहीं कह रही कि हाफ लाइफ की कोई भी ऑर्डर के लिए, ऑर्डर की बात नहीं कर रही, ध्यान से समझो मेरी बात, है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्यों है, क्योंकि मैं नकल किसकी मार रही हूँ, इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेशन था ये। अगर मान लो हाफ लाइफ की बजाय T1/4 टाइम कह दे, कुछ भी कह सकता है ना, टाइम का फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, टाइम 3/4, टाइम 3/2, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। 1/n अगर हाफ लाइफ करते हो तो 2 पुट कर दो, 1/3 लाइफ होती है तो 1/3 पुट कर दो। तो ये उसके लिए जनरल फॉर्मूला है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रही हूँ मैं। तो कई बार ये भी पूछ लेता है, तो अगर आपको ये भी पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करोगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका। लेकिन अगर मान लो nth ऑर्डर के लिए कह दिया तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना, मान लो हाफ लाइफ कह देता है nth ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, ये तो मैंने जीरो और फर्स्ट के डिराइव किए, उसका जनरल फॉर्मूला हाफ लाइफ का ही बता रही हूँ सिर्फ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा A0 n - 1, मतलब डिपेंड करेगा A0 की कंसंट्रेशन पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड जीरो ऑर्डर के लिए, अगर आपको nth ऑर्डर पे आ जाए, जीरो ऑर्डर के लिए मैंने क्या कहा था, हाफ लाइफ A0 पे डिपेंड करती है, याद है जीरो ऑर्डर का जब मैंने कराया था। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने क्या कहा था, हाफ लाइफ A0 पे डिपेंड ही नहीं करती, ये हमने अभी डेरिवेशन किया, देखो हाफ लाइफ A0 पे डिपेंड नहीं करती, अभी डिराइव किया है टी हाफ का, इस इधर कराया था, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट आपको। ये रहा फॉर्मूला 0.693/K। क्या यहाँ पर A0 की कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड कर रहा है, नो। इसीलिए मैं जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था A0 पे डिपेंड करती है हाफ लाइफ, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में A0 पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इसकी पावर 0। अगर आप सेकंड ऑर्डर का इसी तरह डिराइव करोगे तो वो A0 की पावर -1 होगी। इस तरह से चलता जाता है, इसीलिए मैंने जनरल फॉर्मूला बना दिया कि हाफ लाइफ nth ऑर्डर के लिए 1/A0 की पावर n-1 होगा। हाँ, लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही पूछा जाए, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर फ्रैक्शन पूछ ले, जरूरी नहीं है हाफ ही लाइफ पूछ रहा है, 3/4 लाइफ बताओ, 3/2, 1/4, 1/6, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन nth ऑर्डर है उसके लिए हाफ लाइफ है, तो आप फॉर्मूले क्या यूज़ करोगे, ये वाला, कि क्यों ये बात मैंने यहाँ से प्रूव कर दी है। तो ये सब था हाफ लाइफ पीरियड्स के बारे में। कल मैं आपको इसका न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब तक के लिए पहले इसके फॉर्मूलों को अच्छे तरह से लर्न कर लीजिए, इनके डेरिवेशन को बार बार 3 बार एक डेरिवेशन को अपनी कॉपी में लिख कर देखिएगा, फिर ही क्लियर होगा, उसको कभी नहीं भूलोगे। कंसेप्चुअल वाइज चलिए, क्रैमिंग मत करिए, बहुत ईजी है।
आज के लिए इतना ही।